हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो उन छात्रों के लिए बना रहा हूँ, वो छात्र छात्राएं जो पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेने जा रहे हैं। मतलब उन्होंने पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और उसके बाद वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो एडमिशन के लिए कौन कौन से कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, कौन कौन से एफिडेविट बनवाने पड़ते हैं। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल का फॉर्म किस तरह से भरें, क्या मेन पॉइंट्स उसके होते हैं, किस तरह से उसको भरना चाहिए। अगर आप मेडिकल बनवाने जा रहे हैं, मेडिकल भी लगता है उसमें, तो वो कैसे बनेगा। एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाया जाएगा। और मैं बता दूं कि ये वीडियो एक जनरल नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है, ये पर्टिकुलर किसी कॉलेज के लिए नहीं है। तो इसलिए इससे स्टूडेंट्स हेल्प लें, ना कि इसको सब कुछ समझें। आप जब जिस कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ के जैसा फॉर्म होगा, वहाँ पर जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है या कैसे लैंग्वेज होती है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की, एफिडेविट की, तो ये सब चीज़ें नोटरी से बनता है या नहीं बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जा कर के ही पता लगेगा। तो ये केवल वीडियो जो बना रहा हूँ वे केवल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। देखिए हमारे पास एक सैम्पल आवेदन पत्र है, प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो जैसा मैंने पहले भी बताया है, जो पॉलीटेक्निक में पहली बार एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। कक्षा एवं ब्रांच जिसमें प्रवेश लेना है, ये आपको पता होगा कि किस ब्रांच में, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, MOM है या PGDCA है या PG डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी ब्रांच वो ब्रांच होगी आपकी। और कक्षा तो आपकी जो है प्रथम वर्ष ही होगी। ब्रांच का मतलब कौन सा ट्रेड मिला है आपको, अलॉट हुआ है, और कक्षा का मतलब प्रथम वर्ष, वो तो प्रवेश प्रथम वर्ष के लिए ही है ये। तो इसलिए आप यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हुआ है आपका तो होना है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रथम वर्ष, इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद छात्र छात्रा का नाम है। ये मेरे पास जो सैंपल है वो लड़कियों के लिए है, लेकिन जहाँ पर जाएंगे को एजुकेशन है जिस कॉलेज में, वहाँ पर आपको छात्र ऑब्लिक छात्रा का नाम दिया होगा। तो अगर आप छात्र हैं तो छात्रा को काट देंगे, और अगर आप छात्रा हैं तो छात्र को काट देंगे। उसके बाद आप अपना पूरा नाम लिख देंगे। नाम लिखते टाइम ध्यान रखें कि नाम वही हो जो कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे है, और साथ ही साथ वही नाम आपने इसमें प्रवेश परीक्षा जो दी होगी पॉलीटेक्निक की, उसमें भी वही नाम आपका आया होगा। तो वही पूरा नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप पिता का नाम लिख देंगे, यहाँ पर आप अपनी जन्मतिथि लिख देंगे, ये सब आपको खुद ही पता होगा। प्रवेश परीक्षा का अनुक्रमांक, यानी कि जो आपने एंट्रेंस दिया है उसमें क्या रोल नंबर था, वो रोल नंबर आप यहाँ पे रख देंगे। आपकी रैंक कितनी आई है वो आपको यहाँ भरनी है। इसमें आप पहले ओपन रैंक भर दें, उसके बाद फिर आप अगर OBC SC में आते हैं तो वो रैंक भर दें। जो भी मतलब जितनी भी तरह की रैंक आपकी हैं वो सारी की सारी कॉमा लगा के नाम लिखते हुए कि ओपन रैंक इतनी और OBC रैंक इतनी, ये इतनी इतनी रैंक, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भर दें। कई बार देखा गया है कि जैसे OBC या SC का बच्चा है तो वो केवल SC का ही भर देता है, ओपन रैंक नहीं भरता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप दें, क्योंकि यही फॉर्म है जो बाद में आपके कॉलेज में आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद वर्ग क्या है, सामान्य है, पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जैसे भी है आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद उपजाति, यानी कि अगर आपके ये कैटेगरी आप फॉलो करते हैं MP और PS। MP का मतलब है मिलिट्री पर्सन, यानी कि आप किसी मिलिट्री पर्सन के आश्रित हैं, आर्मी में हैं आपके घर में आपके पापा वगैरह। या फिर PS का मतलब होता है पॉलिटिकल सफरर, मतलब आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, जैसे आपके पापा हो, दादा हो सकते हैं या परदादा हो सकते हैं। तो अगर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं तो एक सर्टिफिकेट उसका एक बनता है, वो अगर आपके पास है तो आप यहाँ जो भी कैटेगरी आपकी है उसको लिख सकते हैं। फिर विकलांग हैं या नहीं तो उसके बारे में यहाँ पे लिख दें आप। अभिभावक का व्यवसाय, अपना सही व्यवसाय यहाँ पर लिखें कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और वार्षिक आय उनकी क्या है वो भी यहाँ पे लिख दें। इस वार्षिक आय के लिए ये वही भरी जाएगी जैसा आप आय प्रमाण पत्र अगर लगा रहे हैं तो आप उसी के हिसाब से भरें। उसके बाद इसमें देखिए अभिभावक की वार्षिक आय, यहाँ पर वार्षिक आय दोबारा से भर दें। जो भी वार्षिक आय आप इस 10 कॉलम में भरेंगे उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
और वो भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद पृष्ठभूमि क्या है, शहरी या ग्रामीण। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहरी भर दें, ग्राम में रहते हैं, गाँव में रहते हैं तो ग्रामीण भर दें। इसके बाद अल्पसंख्यक के कॉलम पे आते हैं। देखिए अल्पसंख्यक हैं या नहीं, तो अगर आप अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मुख्यतः जैन धर्म को मानने वाले हो गए, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हो गए, या सिख धर्म को मानने वाले हो गए, या और कोई हैं, अगर आप अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे हाँ भर दें, अदरवाइज़ नहीं भर दें। इसके बाद देखिए जो आपका स्थायी पता है वो आप यहाँ पे भर दें, और जो पत्र व्यवहार का पता है वो यहाँ पे भर दें। अगर आप अपने स्थायी पते पे ही रहते हैं तो वही आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता हो जाएगा। अगर स्थायी पता कोई और है, रहते कहीं और है, पापा कहीं और जॉब करते हैं, वहाँ उनके साथ रहते हैं, तो फिर आपके ये दोनों पते जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 14 पॉइंट पे चलते हैं, मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दें वो ध्यान रखें कि वो बाद में बदलना नहीं चाहिए और परमानेंट रहे वो मोबाइल नंबर, ताकि स्कूल से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जाए तो वो आ सके आप तक। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन कक्षाएं अगर चलाई जाती हैं, उसके लिए कोई लिंक भेजना हो या इस पे व्हाट्सएप भी चलना चाहिए इस नंबर से, तो भी वो तो बहुत अच्छा है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप साथ में अपने फादर का मोबाइल नंबर या मदर का मोबाइल नंबर और दे दें। इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर चलना बंद हो जाता है किसी वजह से, तो आपसे इन नंबर्स के थ्रू कांटेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मोबाइल नंबर के बारे में जो है वो काफ़ी सावधानी बरतें। कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कॉलेज से दी जानी होती है और मोबाइल नंबर जो है वो पता लगता है कि वो अब यूज़ में नहीं है, मतलब दूसरा सिम खरीद के डाल दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर्स जो हैं वो आप ध्यान दीजिए, जो भी नंबर यहाँ दें फिर वो बदले ना, कम से कम 3 साल तक, जब तक पॉलीटेक्निक आपका पूरा नहीं हो जाता है, या 2 साल या 1 साल जितना की भी डिप्लोमा है, तब तक आप उस मोबाइल नंबर को ना बदलें। इसके बाद देखिए पिछली कक्षाओं के परिणाम। अगर आप हाई स्कूल पास करके आए हैं तो संस्था का नाम, जिस कॉलेज से आपने पास किया, जिस स्कूल से पास किया है, कौन से सन में उसको पास किया, कितने प्राप्तांक थे और कितने पूर्णांक थे और क्या प्रतिशत रहा आपका। अगर आप ऐसे डिप्लोमा में आए जहाँ पे इंटरमीडिएट से एडमिशन हो रहा है तो हाई स्कूल के साथ साथ उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अगर आप बीएससी बीए बीकॉम करके आए हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। अगर पीजी करके आए हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, संलग्नक। आपने कौन कौन से संलग्नक लगाए हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर टिक करते रहें, जिससे कि जो प्रवेश समिति होगी, यानी कि जहाँ पे आपकी फाइल जाएगी, उन लोगों को आसानी रहेगी। वो लोग देख लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपने लगाया है कि नहीं, और फिर उसे अंदर सर्च कर लेंगे। और अगर आपको कुछ ऑर्डर भी बताया गया है कि इस ऑर्डर में लगाना है, या कोई और ऑर्डर बताया गया है कि पहले हाई स्कूल के लगाना है, फिर इंटर का लगाना है, फिर प्रमाण पत्र, तो उस ऑर्डर को ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपकी फ़ाइल जो है पहली बार में ही जब प्रवेश समिति के पास जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज़ होता क्या है कि बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं 1-2 दिन में कि कुछ तरह से फ़ाइल लगा के ले जाते हैं किसी तरह से, तो प्रवेश समिति वाले लोग कहते हैं कि नहीं, इसको इधर करके लाओ, इसको फाइल को इधर करो, तो बच्चा जो है वो डॉक्यूमेंट्स इधर उधर करता रह जाता है। तो आप सारी चीज़ें पहले ही पूरी करके जाएं, कौन कौन से प्रमाण पत्र, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ आपका, जैसे आय प्रमाण पत्र है, लेटेस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए अप्लाई कर दें आप। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखें, तो छोटी छोटी बातें, तो आपके एडमिशन जल्दी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 17, शुल्क हेतु बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक, बैंक का नाम, धनराशि। तो देखिए पिछले सालों तक जो है वो बैंक ड्राफ्ट बना करके और कॉलेजेस में ही जमा होता था, लेकिन इस बार से व्यवस्था बदल दी गई है 2020 में, और आपकी फ़ीस जो है ऑनलाइन पहले ही जमा की जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पे फिर आप क्रॉस लगा देंगे, दिनांक पे भी क्रॉस, ये 17 कॉलम में फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरी जाएगी। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि ऑनलाइन फ़ीस भले ही आपसे ले ली गई है पूरी, लेकिन कुछ फ़ीस ऐसी हैं जो आपको संस्था स्तर पर ही जमा करनी है। इसमें आपको कॉलेज में जब आप पहुंचेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ामिनेशन फ़ी है तो 840 रुपीज़, उसके 2 सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर की 420 रुपये फ़ीस होती है, तो 840 रुपये ये फ़ीस, प्लस इंश्योरेंस के पैसे, जो कि आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 3 साल के लिए ट्रेड ले रहे हैं या 2 साल का डिप्लोमा है या 1 साल का डिप्लोमा है, उस हिसाब से अलग अलग इंश्योरेंस के पैसे। अच्छा, इंश्योरेंस भी जो अलग अलग कंपनी से कराया जाता है तो उनके भी प्रीमियम अलग अलग हो सकते हैं, तो ये आपके 100-150 रुपये तक मैक्सिमम उसके हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए ये फ़ीस कॉलेज में कैश भी ली जा सकती है या ड्राफ्ट जमा कराया जा सकता है, तो ज़्यादातर वैसे कैश ली जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1000 रुपीज़ जो है वो आप अपने साथ ले के चलिए एक्स्ट्रा इस काम के लिए, कि इतनी लगभग फ़ीस जो है आपकी इन कैश जमा हो सकती है। मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ करिए आपका
1 साल का डिप्लोमा है, केवल 1 ईयर का डिप्लोमा है, तो आपकी जो फीस होगी वो 840 रुपीज़। 1 साल का डिप्लोमा जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी है, तो उनकी जो फीस होगी वो 840 रुपये प्लस 1 साल का इंश्योरेंस का प्रीमियम, मतलब 36 रुपीज़। ये आप कॉलेज में पता कर लीजिएगा जिस कॉलेज में भी एडमिशन देने जा रहे हैं, और वहाँ पर जो चल रहा है प्रोसीजर वो फॉलो करिएगा। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और 840 प्लस 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा जा करके 876। अब यहीं पर अगर आप 2 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं, जैसे एक डिप्लोमा होता है MOM, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, MOMSP, तो अगर आप इसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 2 साल का है, तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एग्ज़ाम फ़ी यही रहेगी, ये एग्ज़ाम फ़ी केवल 1 साल के लिए होती, 2 सेमेस्टर की, और प्लस इसमें आप ऐड कर देंगे 2 साल का प्रीमियम। अब ये कॉलेज से पता कर लीजिएगा आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 68 रुपीज़, थोड़ा बढ़ गया है प्रीमियम, और जस्ट डबल नहीं हुआ है, थोड़ा सा उससे कम ही है डबल से, तो ये आपका 908। ये इतना अमाउंट जो होगा वो बच्चे कैश में देंगे जो 2 ईयर के डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं। और अगर कोई बच्चा 3 साल के डिप्लोमा में एडमिशन ले रहा है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के हैं डिप्लोमा, तो उनमें 840 और प्लस 3 साल के इंश्योरेंस का प्रीमियम यानी कि 96 रुपीज़, ये इज इक्वल टू हो जाएगा जा करके 936 रुपीज़। अब आप हो सकता है किसी और कॉलेज में जाएं और वहाँ पे इंश्योरेंस किसी और कंपनी से कराया हो, तो 36 की बजाय 38, 40 तक हो सकता है, 45। ये चीज़ें, ये अमाउंट वेरी कर सकती है अलग अलग कॉलेजेस में, लेकिन ये अमाउंट जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, ये चूँकि बोर्ड लेता है, तो इसलिए ये अमाउंट सेम रहता है, तो इसलिए आपका टोटल डिफ़र कर जाता है थोड़ा सा। तो आप 1000-1100 रुपये लेके जाएँ कैश, ताकि आप ये फ़ीस कॉलेज में पे कर सकें। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आप SC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 3000 रुपीज़ जमा हुई होगी ऑनलाइन तरीक़ों से, और बाकी फ़ीस आपसे तब नहीं ली जाएगी कॉलेज में जब आप शुल्क प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। कहने का मतलब है, स्कूल ये चेक करेगा कि आपके पास SC कास्ट का डिप्लोमा है, जाति प्रमाण पत्र है, और साथ ही साथ आपकी जो अभिभावक की वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम है, तभी आपको बाकी फ़ीस से छूट मिल पाएगी। और अगर आप ये प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं, दोनों में से कोई भी एक, तो फिर आपसे जो बैलेंस होगा फ़ीस का, जो टोटल फ़ीस बोर्ड और बच्चों से ले रहा है और आपसे केवल 3000 ली है, तो उसका जो बैलेंस होगा उसका ड्राफ्ट बना के फिर आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, और तब ये कॉलम नंबर 17 जो हमने अभी यहाँ पे कटवा दिया था, इसमें तब आपको वो इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये फ़ीस तो आपको जमा करनी ही करनी है सबको। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आय प्रमाण पत्र जो है आपका, जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 पे लिखा है, ये 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ये पुराना है तो आप तुरंत उसको अप्लाई कर दें, और फिलहाल अगर बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो आप उसे अप्लाई कर दें और उसकी रसीद लगाते हुए एक अंडरटेकिंग ये दे देंगे आप लिख करके कागज़ पे। अंडरटेकिंग का भी फॉर्मेट होता है कॉलेजेस में, नहीं तो एक प्लेन पेपर पे वो एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं कि आप 8 या 10 दिन में इसको प्रस्तुत कर देंगे। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र में अगर आप OBC को बिलोंग करते हैं, तो OBC में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है। क्रीमी लेयर का मतलब अगर आपकी आय 8 लाख से ज़्यादा है तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो उस तरह का एक जाति प्रमाण पत्र तो होगा ही होगा लेटेस्ट, और साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र जो कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र और TC की बात अगर करें हम, तो TC CC जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र को कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि CC भी बोलते हैं, तो जनरली TC CC बोल दिया जाता है। तो ये TC और CC जो है आपको लास्ट, जो आप देखिए यहाँ पर, आपने अगर आप हाई स्कूल करके आए हैं तो इस संस्था से चाहिए होगा, अगर आप इंटरमीडिएट आपने एंट्री भरी है तो इस संस्था से चाहिए होगा, BSc की एंट्री भी भर दी है तो इसका मतलब इस संस्था से होगा, और जो आपने लास्ट एंट्री भरी है और जो आप एडमिशन लेने का टाइम है, अगर इसके बीच में कोई गैप है, 1 साल आप खाली घर पे बैठे रहे, तो इस बात का एक आपको नोटरी से एक सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवा के देना होगा कि उस 1 साल में आपने कुछ नहीं किया है। उसका फॉर्मेट मैं अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आपके पास TC और CC अभी फ़िलहाल नहीं मिल पाया है स्कूल से, तो आप एक एप्लीकेशन सादे कागज़ पे, या फिर जैसा कॉलेज बताए, अगर कॉलेज के पास कोई फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट लेकर के उस पर भर सकते हैं कि हाँ मैं TC और CC जो है अभी नहीं मिल पा रही है,
मैं इसे 7 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में या 15 दिन, जो भी आप टाइम दे लेना चाहें वो आप उसमें भर के दे सकते हैं। तो टीसीसीसी ना भी हो तब भी आपका तुरंत के तौर पे काम चल सकता है, लेकिन जितना टाइम आप लेंगे उतने टाइम में आपको टीसीसीसी ला करके देनी होगी। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि हॉस्टल जो बच्चा लेना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है। तो बहरहाल फॉर्म पे वापस आ जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे अब क्या है, पॉइंट नंबर 18 में मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं सत्य हैं। ये इस तरह का एक सर्टिफिकेट है और यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे और जिस डेट को एडमिशन ले रहा है वो ये डेट हो जाएगी। देखिए अब इसके बाद इसमें स्टूडेंट के सिग्नेचर यहाँ हो जाएंगे, डेट यहाँ पड़ जाएगी। अब बच्चे का काम खत्म हो गया है। अब प्रवेश समिति की संस्तुति, मतलब जिसके पास ये फाइल जमा करी जाएगी पूरी, उन लोगों के सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल के पास ये फाइल जाएगी। जब प्रिंसिपल के साइन हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अकाउंटेंट जो होंगे उनके पास जा कर के और जो धनराशि देनी है जो मैंने बताई थी अभी लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास, तो वो आप कैश जमा करके उस वहाँ से रसीद प्राप्त कर लेंगे और वो रसीद संख्या यहाँ पे अंकित कर दी जाएगी। रसीद आप ले लेंगे और ये फॉर्म जमा हो जाएगा आपका। आइए बात करते हैं कि अंडरटेकिंग कौन दी जाती है, कैसे दी जाती है। तो कुछ कॉलेजेस में इसके लिए पूरा प्रारूप होता है और कुछ कॉलेजेस में सादे कागज़ पे एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं। तो जैसी भी स्थिति हो, क्या लैंग्वेज लिखनी है आपने, अगर फॉर्मेट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लिया सपोज़ करिए फॉर्मेट नहीं मिलता है, सादा कागज़ मिलता है, तो किस तरह की लैंग्वेज लिखनी है वो आप देख लीजिए। सेवा में प्रधानाचार्य और कॉलेज का नाम लिख देंगे आप। महोदय कृपया निवेदन है कि इस संस्था में प्रथम वर्ष जो आपकी ब्रांच है वो लिख दें। मैं प्रवेश हेतु मेरा चयन हुआ है, परंतु प्रवेश के समय मैं अपना निम्नलिखित प्रमाण पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ। अब क्या हो सकता है, टीसी हो सकता है, सीसी हो सकता है जाति प्रमाण पत्र आपके पास ना हो, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड धारक, अंत्योदय कार्ड धारक, अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके अगर नहीं है पास तो उस केस में आप इनके लिए भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ कोई और चीज़ भी अगर आपके पास नहीं है फ़िलहाल तो उसका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी अंडरटेकिंग बनती है। देखिए नीचे लिखा है, मैं उक्त सभी प्रमाण पत्र दिनांक इतने तक अवश्य जमा कर दूंगी। डेट आप दे दीजिए 7 दिन बाद की, 10 दिन बाद की, जितना अलाउ करा जाए आपको। कॉलेज वाले कह रहे हैं नहीं 10 दिन में भर देना है तो आप यहाँ पे 10 दिन में लिख दीजिए और 10 दिन में ला के जमा कर दीजिए। उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक जमा न कर पाने की स्थिति में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जाए। पुनः प्रवेश अथवा शुल्क वापसी हेतु मैं किसी भी माननीय न्यायालय में कोई दावा दायर नहीं करूंगी। तो ये सब चीज़ें लिखी हैं इसमें। इसके बाद अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे अस्थायी प्रवेश देने की कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। अस्थायी मतलब प्रोविजनल, इसका मतलब ये है कि आपको अभी अस्थायी प्रवेश दिया गया है और जब आप वो डॉक्यूमेंट्स ला के जमा कर देंगे तब आपका प्रवेश पूरी तरह से कन्फर्म हो पाएगा। यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट का नेम, ब्रांच और रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर वो वाला जो आपको एंट्रेंस में था आपका, और अभिभावक या पिता के हस्ताक्षर जो भी आए हैं आपके साथ तो उनके हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे, डेट यहाँ पड़ जाएगी। ये अंडरटेकिंग जो है वो जमा हो जाएगी आपकी। तो इससे आपको कुछ टाइम मिल जाएगा ये जो ऊपर लिखे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लाने का। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपका जो है वो हॉस्टल लेना है आपको तो उस केस में कैसे क्या प्रोसीजर होगा। तो आप हॉस्टल के फॉर्म की भी मांग करेंगे वहाँ पर कॉलेज में जा कर के कि मुझे हॉस्टल भी चाहिए, तो वो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको दे देंगे। हो सकता है कुछ इसमें बदलाव हो, ये एक जनरल फॉर्मेट में बता रहा हूँ। आपके कॉलेज में हो सकता है 1-2 पॉइंट बढ़े हों या 1-2 पॉइंट कम हों, तो वो आप उस हिसाब से मैनेज करेंगे। इसमें आप नाम लिख देंगे अपना, पाठ्यक्रम कक्षा जो भी है आपकी लिख देंगे, आरक्षित वर्ग यानी कि ओबीसी एससी वगैरह में है वो लिख देंगे, पिता का नाम, पत्राचार का पता, ये बात आपने फॉर्म में भी भरी है यहाँ भी भरेंगे, पिता माता का मोबाइल नंबर। देखिए हॉस्टल में रहने वाले बच्चे का जो केयर टेकर होता है वो वहीं के वार्डन होते हैं, तो अगर कोई भी समस्या होने पर या आपकी तबीयत ख़राब होने पर या कुछ भी चीज़ हो जाए तो उस केस में आपके माता पिता का मोबाइल नंबर इसमें चाहिए होता है ताकि उनसे बात की जा सके। अभिभावक का नाम तथा छात्रा से संबंध, अभिभावक का पता, अब देखिए अभिभावक अगर आपके माता पिता ही हैं तो फिर पत्राचार का पता और अभिभावक का पता एक हो जाएगा। लेकिन मान लिया गार्जियन कोई दूसरा है आपका तो उस केस में उसका एड्रेस चाहिए होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकल में अगर कोई रह रहा है तो उसका भी यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है। अभिभावक का मोबाइल नंबर, स्थायी पता तथा उनसे संबंध, ये सब चीज़ें यहाँ पे भर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है स्थानीय पता तथा उनसे संबंध, अगर लोकल गार्जियन बनाया है तो उनसे आपका क्या रिलेशन है। इसके बाद छात्रावास में जो फर्नीचर वगैरह दिया गया है वो आपको उसी अवस्था में वापस करना होगा। ये एक बाउंडेशन लगाई गई है कि मतलब ऐसा ना हो कि फर्नीचर आप तोड़ दें या कुछ करें, गायब कर दें।
छात्रावास के नियमों का पूर्ण पालन करेंगे और साथ ही कोई अनुशासनहीनता करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कंसेंट आपके पेरेंट्स देंगे। और अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो उस केस में किसी भी पुरुष को अंदर जाने व मिलने की अनुमति नहीं है। ये भी एक क्लॉज लगा हुआ है। आपका जैसा कॉलेज होगा उस हिसाब से फॉर्मेट उसी तरह से बना होगा। अब देखिए छात्रावास शुल्क विवरण। ये हर बच्चे को जमा करना है। 2300 रुपये हॉस्टल के फीस है 1 साल की। अगले साल 2300 फिर जाएंगे। जितने ईयर पढ़ेंगे आप उतने 2300 रुपये जाते रहेंगे। तो उसका ड्राफ्ट एक बनवा के उसका नंबर, दिनांक और धनराशि ये यहाँ पे भरना होगा। आप पता कर लीजिएगा ड्राफ्ट की बजाय किसी ऑनलाइन माध्यम से जमा हो रहा हो कॉलेज में फ़ीस, तो उस तरीके से जमा करें। मतलब ये सब कॉलेज में जाके पता लगेगा आपको। ये मैं जनरल फॉर्मेट बता रहा हूँ, कॉलेज में जाके आपको पता लगेगा। हो सकता है वो कोई ऑनलाइन तरीका बता दें कि आप इस पर जमा कर दीजिए। अब आप ड्राफ्ट बना के ले गए हैं तो आपके वो पैसे उधर फंस गए और ये चीज़ इधर आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ रहे हैं। तो आप पहले से अवेयर होके जाएं, लेकिन पहले से कोई काम करके ना जाएं इस तरह का कि अगर कुछ उसमें बदलाव मिले आपको कॉलेज में तो फिर वो आप मैनेज ना कर पाएँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पे पेरेंट्स के साइन हो जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अब फिर उसके बाद वार्डन जो है वो अपनी संस्तुति देंगे, फॉरवर्ड करेंगे, फिर प्रिंसिपल उस पर फॉरवर्ड करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अकाउंटेंट के पास आप उससे रसीद प्राप्त कर लेंगे और ये फॉर्म वहीं सबमिट हो जाएगा। आइए गैप शपथ पत्र भी देख लेते हैं। अगर मान लिया सपोज़ करिए किसी स्टूडेंट का कोई कितने 1 या 2 साल 3 साल का गैप हो गया है तो उसको इस बात का एक एफिडेविट देना पड़ता है, एक शपथ पत्र देना पड़ता है नोटरी से बनवा करके, कचहरी से बनवा करके, जिसमें ये लिखा होता है कि उसने इन 2 सालों में या 3 सालों में कोई भी अध्ययन नहीं किया है, किसी भी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है। तो जनरली 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनता है, लेकिन आप कॉलेज में पता कर लेंगे तो उस केस में बता दिया जाएगा आपको कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये बनवाना है। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है देखिए वो प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज होती है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वकील खुद ही बना के देता है कि मैं ये इतने का निवासी हूँ, मेरा प्रवेश इसमें ये हुआ है और 2018 में मैंने ये हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, फिर उसमें इतने साल में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया। तो अगर आपका इंटरमीडिएट नहीं है तो ये क्रॉस लग जाएंगे और गैप है, ये एफिडेविट मैं बता दूं अगर आपका गैप है तभी चाहिए है, अदरवाइज़ ये नहीं चाहिए। आप 10th में पास करके तुरंत एडमिशन ले लें ठीक है, 12th पास करके भी अगर आप ले रहे हैं एडमिशन तो 12th की TCCC लगा दीजिए और कोई गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये है कि शपथकर्ता ने वर्ष इतने से इतने तक प्रवेश नहीं लिया है और घर पर ही रहकर अध्ययन किया है। और फिर एक थोड़ा सा ये शपथ है कि मैंने कोई चीज़ मैंने गलत नहीं बताई है। यहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर और पता व मोबाइल नंबर और इधर अभिभावक के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर ये सब आ जाएंगे। और इसके बाद जो है वो ये आपका गैप शपथ पत्र बन जाएगा। तो ये उन्हीं बच्चों को लगाना है जिनका गैप है, बाकी को इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद चलते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट पे। ये भी लैंग्वेज आपको कॉलेज में मिल जाएगी कि क्या लैंग्वेज है और वो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। तो ये कचहरी से ये भी बनेगा और इसमें एंटी रैगिंग के लिए देखिए क्या क्लॉज दिए हुए हैं और इसमें देखते हैं कि एंटी रैगिंग के लिए क्या क्लॉज दिए हुए हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य जो भी कॉलेज का नाम है, मैं स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, रैंक। और अब इसमें यह है कि कोई भी परीक्षा में अनुचित साधन करने के लिए मेरा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ और जो अभिलेख प्रमाण पत्र दिए हैं वो सब सही है मेरे। और उसके बाद कोई ये लैंग्वेज आपको कॉलेज से मिल जाएगी, वही आपने बना देना है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं भली बात ही जानता हूँ कि रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है, अतः संस्था एवं छात्रावास में रैगिंग संबंधित किसी भी कार्य में भाग नहीं लूँगी और अगर रैगिंग मेरी ली जाती है तो उस केस में इसकी सूचना संस्था की अनुशासन समिति को शीघ्र प्रस्तुत करेंगी। तो कहने का मतलब है रैगिंग में ना तो आपको पार्टिसिपेट करना है और ना ही फिर जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ना ही किसी जूनियर की रैगिंग लेनी है। तो इस बात का एक शपथ पत्र जो है वो आपको देना है। आपको इसलिए देना है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती तो आप तुरंत बताएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के बच्चे रैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो लेते नहीं हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे लेते हैं, तो उनको भी जब एडमिशन होता है तो उनसे भी एक शपथ पत्र इस तरह का भरवाया जाता है। और आप एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में तो आपसे भी भरवाया जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है आप तुरंत जो है वो अनुशासन समिति को बताएंगे।
और ये भी है कि अगर मेरी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि किसी कारणवश नहीं आती है समाज कल्याण विभाग द्वारा, तो मैं वार्षिक परीक्षा से पूर्व पूर्ण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संस्था में जमा कर दूंगा। जैसे अभी आप SC कास्ट में है, 2 लाख से आय कम है आपकी, तो आपने मान लिया सपोज 3,000 रुपये दे करके एडमिशन ले लिया, और बची हुई फीस जो भी बची है लगभग 7,000 रुपये या 8,000 रुपये वो आपने नहीं दी है, तो अगर आपकी शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो उस केस में मैं जो है वो ड्राफ्ट उसका जमा कर दूंगा संस्था में, तब आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये आपका कुछ ये चीज़ें हैं। रैगिंग, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, लेकिन इसमें देखा होगा आपने कई सारी चीज़ें लिखी हैं, सब कुछ पूरा स्कूल में कैसे आपको आचरण करना है, क्या आपका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उसके बारे में पूरी बातें यहाँ पे बता दी गई हैं। आइए अब देखते हैं कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ता है, जो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, इन जगहों से आप बना सकते हैं। डॉक्टर बनाएगा इसको। ध्यान रखिए प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलता है, इसलिए आप सरकारी हॉस्पिटल से ही बनवाएं। और जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ यहाँ से वे डॉक्टर है नज़दीकी, वहाँ से बनवा लें आप। या अगर आप बना के ले जाना चाहते हैं तो फिर आप ध्यान रखें सरकारी कॉलेज से, सरकारी हॉस्पिटल से ही इसको बनवाएं। तो इसमें डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लगा देंगे, जो भी है आपका कितना वेट है, क्या है, आईज़ आपकी कैसी हैं, बाकी कोई हेल्थ में प्रॉब्लम तो नहीं है, आई साइट के बारे में, ग्लासेस के बारे में, वेट उसका कितना है, कोई डिजीज़ तो नहीं है मेंटल या कोई भी, आइडेंटिफिकेशन वो लिख देंगे यहाँ पे, थंब रिप्रेशन एंड सिग्नेचर आपका करवा लेंगे, फिर अटेस्टेड बाय द फिजिशियन, सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन सील। तो ये सब पूरा कार्रवाई वो हॉस्पिटल में कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है फॉर्मेट कोई स्कूल का अलग होता हो तो उस पर करवाना हो, तो इसलिए बेटर है कि आप वहीं जा कर के संस्था में जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं वहीं जा कर के फॉर्मेट लें और पूछ लें कि कहाँ पर मुझे ये बनवाना है, और फिर जा कर के वहाँ पे बनवा लें। ये मान के चलिए जब एडमिशन लेने आते हैं आप, तो 1 या 2 दिन के लिए आप फ्री होकर के आइए। हो सकता है आप कचहरी पहुँचे कोई एफिडेविट बनवाने के लिए, वहाँ पे आपको देर हो जाए, कचहरी दूर स्थित हो कहीं पर, तो इसलिए देखिए एडमिशन जो है वो कई सारे कागज़ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तब जा कर के एडमिशन पूरा होता है। प्रवेश समिति पूरी तरह से आपके सारे कागज़ जब पूरे हो जाएंगे तभी वो प्रधानाचार्य के लिए फ़ाइल भेजते हैं। तो इसलिए इस बात पे श्योर हो जाइए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, और उन्हें ऑर्डर में लगा करके आप जो है फ़ाइल में तब दें। ऑर्डर अलग अलग कॉलेज का अलग अलग हो सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कॉलेज में किस तरह से आपको फ़ाइल बनानी है, फ़ाइल में किस तरह से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। देखिए एक सैंपल मैं बता रहा हूँ आपको। प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की या साक्ष्यों की आवश्यकता होगी, जिन्हें निम्नानुसार क्रम में लगा करके ही प्रस्तुत करें। पहला है जैसे आपके पास बैंक ड्राफ्ट हो गया। अगर आप अब ये चीज़ इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको या नहीं पड़ती है इस साल, तो ये आप देख लें, मैंने कंडीशंस बता दी हैं सारी वीडियो में। और हो सकता है हॉस्टल में एडमिशन लेना है तो उसका बैंक ड्राफ्ट, जितने भी बैंक ड्राफ्ट हैं वो सारे स्टार्टिंग में लगेंगे। फिर आपका आवेदन पत्र जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद काउंसलिंग केंद्र द्वारा जारी किया गया पत्र, ऑनलाइन निकाला होगा आपने, हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अगर आप करा है तो उसका अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक किया है तो उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके बाद TC जो है वो TC और CC इसके बाद लग जाएंगे, फिर मेडिकल लग जाएगा। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। उसके बाद देखिए आय प्रमाण पत्र लग जाएगा। आय प्रमाण पत्र से ये बात देखिए मैं बताना भूल गया था पहले, अब इसको ध्यान रख लीजिए कि आय प्रमाण पत्र से संबंधित इंटरनेट से डाउनलोड करके प्राप्त पुष्टि प्रमाण पत्र, मतलब आय प्रमाण पत्र आपका नेट पे चढ़ा हुआ है या नहीं, ये चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए एक सर्टिफिकेट और निकलता है नेट से ही, तो वो आप निकलवा करके साथ में इसके ज़रूर लगाएं। ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र हो और उसके साथ उसका जो है इंटरनेट से डाउनलोड प्राप्त करके प्राप्त पुष्टि प्रमाण पत्र की वो भी नेट पे चढ़ा हुआ है या नहीं। उसके बाद कोई गैप है आपका तो गैप से संबंधित नोटरी का प्रमाण पत्र, नोटरी से शपथ पत्र, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और एक एंटी रैगिंग का शपथ पत्र है वो भी इसके बाद लगा दें। और देखिए ये पॉइंट तो खैर अब काम का नहीं है। इसमें देखिए आप पॉइंट नंबर 19 में प्रवेश के समय प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता का प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका अथवा डिग्री को मूल रूप में दिखाना अनिवार्य है। मतलब अगर आप 10th पास करके एडमिशन ले रहे हैं तो 10th की मार्कशीट दिखाना बहुत ज़रूरी है और प्रमाण पत्र। अगर मान लिया सपोज़ करिए हाल फिलहाल अगर आया है रिज़ल्ट आपका, तो उस केस में जो है वो, और आप कॉलेज से नहीं ले पाए हैं अभी तक मार्कशीट, तो या आई ही नहीं है आपकी मार्कशीट,
तो फिर उस केस में अस्थायी प्रवेश तभी मिलेगा जब संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अंक तालिका प्रमाणित होगी। मतलब वो नेट से जो निकाली हुई मार्कशीट है वो संस्था के जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ के प्रिंसिपल उसे जब वेरीफाई कर देंगे तब उसके बाद आपको यहाँ पर औपबंधिक प्रवेश मतलब प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा। जब आप ओरिजिनल ला के जमा देंगे तब उसके बाद आपको कन्फर्म एडमिशन मिलेगा। एक पॉइंट और है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर SC ST के स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास अगर आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो उनको बाकी बची हुई फीस जमा करनी होगी। ये अमाउंट देखिए स्कूल में पता कर लीजिएगा कि कितना अमाउंट का आपको ड्राफ्ट बनवाना है। तो वो जितना भी डिफरेंस होगा, आपने जितना ऑनलाइन पे किया है, जितना भी डिफरेंस बना है वो आपका उतने का ड्राफ्ट कर जमा करना होगा आपको। तो ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस या तो कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे लगे होंगे या फिर कोई फाइल होगी जिसमें कि ये सब चीज़ें लिखी होंगी, तो उसी ऑर्डर में आप सारी चीज़ें इसमें लगा लेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, सारे हमने कवर किए हैं डिटेल में, कि किस तरह से आपको अपनी संस्था में जो आवंटित हुई है आपको उसमें किस तरह से आपको प्रवेश लेना है। एक बात जो इस साल नई है वो मैं और बता दूं आपको कि चूँकि कोरोना की वजह से एक स्नातक वगैरह या BSc BCom कर रहे हैं बच्चे, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो देर से आने की उम्मीद है, अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था कर दी गई है कि ग्रुप G और F, ये दो ग्रुप के विद्यार्थी ध्यान से सुन लें, ग्रुप G और F के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट अभी BSc या स्नातक का ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट नहीं आ पाया है। तो इस वजह से उनको एक अंडरटेकिंग यहाँ पे देनी होगी कि मेरा प्रवेश ले लिया जाए और 15 नवंबर तक मैं ये सबमिट कर दूंगा डॉक्यूमेंट। तो इस बेस पे उनका प्रोविज़नल एडमिशन ले लिया जाएगा। तो ऐसे बच्चों को परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से जा कर के अपने इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आवंटित हुआ है वहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी और आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे कि इंस्टीट्यूट में जाकर के मुझे कैसे एडमिशन लेना है। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वहीं करिएगा, लेकिन इससे इस वीडियो को देखने के बाद आप में एक हिम्मत रहेगी, एक साहस रहेगा या एक डर नहीं लगेगा कि हाँ ये काम तो मुझे पहले से ही, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे आप। होता यह है कि बच्चे पहुंचते हैं, दूर दूर से चल के आते हैं, उनके पेरेंट्स भी, बच्चे भी, और नए शहर होता है, रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है, और फिर उसके बाद जब बताया जाता है कि जाओ कचहरी जाओ, ये बनाना है, ये जाओ ये बनाना है, तो आप सुबह ही से ही आकर के और वहाँ पे पता कर लेंगे और फिर उसी काम में लग जाएंगे सीधे सीधे कि हाँ मुझे ये भी बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि एक एफिडेविट बनवा ला है कचहरी से और फिर पता लगता है कि एंटी रैगिंग वाला रह गया या ये वाला रह गया। तो सारी चीज़ें आप अपने स्कूल में पूछ लें कि कौन कौन से मुझे क्या क्या करना है, और फिर उसके बाद एक बार में सारे काम निपटा के फाइल प्रिपेयर करें और प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत हो जाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा, तभी मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हो पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।